हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टोरी अंडरलाइन। आज हम मनी और सेंट्रल बैंकिंग पर बात करने वाले हैं। मनी का मतलब क्या होता है? इट इज़ स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट, और हम ये भी बोल सकते हैं इट इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो मनी और फिएट मनी किसको बोला जाता है? मनी एक्सेप्टेड ड्यू टू गवर्नमेंट्स गारंटी। गवर्नमेंट की गारंटी की वजह से जो मनी एक्सेप्ट होता है उसे हम फिएट मनी और पेपर मनी कहते हैं। हार्ड करेंसी का मतलब क्या होता है? इट इज़ इशूड बाय डेवलप्ड कंट्रीज विच इज़ ग्लोबली ट्रेडेड। करेंसी विच इज़ ग्लोबली ट्रेडेड एंड इकोनॉमिकली स्टेबल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे डॉलर ले सकते हैं, येन ले सकते हैं, यूरो ले सकते हैं। और फिर आ जाता है सॉफ्ट करेंसी, दे आर अनस्टेबल, सो दैट्स वाई दे फ्लक्चुएट अ लॉट। फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिमांड फॉर मनी। क्या क्या फैक्टर्स है जिसके कारण हम डिमांड करते हैं मनी की? सो इट इज़ यूज्ड एज ट्रांजैक्शन डिमांड। हम ट्रांजैक्शंस करते हैं फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। प्रिकॉशनरी डिमांड और प्रिकॉशनरी मोटिव। एमरजेंसी के टाइम पे, सडन नीड के टाइम पे हमको काम आता है, सो हम उसको एज अ प्रिकॉशन भी लेकर चलते हैं। स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी। अगर हमको लग रहा है कि डॉलर की डिमांड आगे चल के बढ़ने वाली है या वो अप्रिशिएट करने वाला है, सो वी स्पेक्यूलेट। स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या हो जाता है? फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस भी बोल सकते हैं आप। सो हम उसको स्टोर करके रखते हैं। वी यूज़ दैट मनी टू बाय बॉन्ड्स। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, ये समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में हम देखते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। M1 में क्या क्या चीज़ें आ जाती है? करेंसी विथ पब्लिक या फिर कैश इन सर्कुलेशन। कैश जो है सर्कुलेशन में। M1 को हम नैरो मनी बोलते हैं क्योंकि 100% लिक्विड है ये। M3 को हम बोलते हैं ब्रॉड मनी। आप देखेंगे हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे लिक्विडिटी कम भी होते जाती है। सो जैसा कि मैंने बताया, M1 इज नैरो मनी। So it consists of currency with public, that is cash in circulation, demand deposit with banks, मतलब current account और saving account deposits that can be withdrawn on demand, जो demand पे हम withdraw कर सकते हैं उसे हम कहते हैं demand deposit। फिर आ जाता है deposits with RBI, negligible है, इसका मतलब होता है deposits of international institutions and deposits of NRIs, इसको narrow money कहा जाता है, ठीक है। M1 हमने देखा करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक एंड डिपॉजिट्स विद RBI। नेक्स्ट आ जाते हैं M2 में। M2 किसका कंसिस्ट करता है? M1 को कंसिस्ट करता है ये सारी चीज़ें प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉजिट ऑफ लेस देन 1 ईयर मैच्योरिटी, 1 साल से कम की मैच्योरिटी, पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स। इट एक्सक्लूड्स नेचुरल सेविंग सर्टिफिकेट्स, दीज आर बॉन्ड्स इशूड बाय पोस्ट ऑफिस, दे आर नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। नेचुरल सेविंग सर्टिफिकेट, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। M2 किसका कंसिस्ट करता है? मतलब M1 करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, डिपॉजिट्स विद RBI प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ लेस देन 1 मैच्योरिटी। सो इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि M1 प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड हैविंग लेस लिक्विड डिपॉजिट्स। M3 में आ जाते हैं। सो M3 किसका कंसिस्ट करता है? M1 का। M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक, इसमें हमने देखा था पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स। M3 में टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक मतलब फिक्स्ड या फिर डाउन डिपॉजिट्स विच कैन नॉट बी विथड्रॉन इमीडिएटली। इसको हम इमीडिएटली विथड्रॉन नहीं कर सकते, अब हम अपने डिमांड से इसको विथड्रॉ नहीं कर सकते जैसे डिमांड डिपॉजिट्स में वी डू। सो M3 इज यूज्ड बाय RBI फॉर पॉलिसी पर्पस। सो इसीलिए M3 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे हम ब्रॉड मनी भी बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। मनी मार्केट फंड्स लाइक म्यूचुअल फंड्स, रीपर्चेज एग्रीमेंट्स एंड कमर्शियल पेपर्स इसमें आ जाते हैं M3 में। नेक्स्ट आ जाता है M4 का मतलब M3 इज M1 करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, डिपॉजिट्स विद RBI प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक एंड पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट विथ मोर देन 1 ईयर मैच्योरिटी। हमने M2 में देखा था कि इट कंसिस्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ लेस देन 1 मैच्योरिटी। सो आप याद रख सकते हैं M2 और M4 में आ जाता है पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, इसमें आ जाएगा लेस देन 1 ईयर, इसमें आ जाएगा मोर देन 1 ईयर, राइट। और उसके बाद टाइम डिपॉजिट्स हमने देखा, M1 में आ जाता है डिमांड डिपॉजिट्स और M3 में आ जाता है टाइम डिपॉजिट्स।
आपको याद रखना है M1 इज कॉल्ड नैरो मनी और M3 इज कॉल्ड ब्रॉड मनी. M3 इज यूज्ड बाय RBI फॉर पॉलिसी पर्पसेस. नेक्स्ट आ जाते हैं सेंट्रल बैंकिंग में, या RBI की बात कर लेते हैं. ये क्या करता है? इट इज एपेक्स और टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इकोनॉमी. It is an apex or topmost institution of money and financial system of an economy. There is only one central bank in an economy, right? Promoting growth, controlling unemployment and targeting a stable inflation system. ये सारे उसके कुछ objectives हो सकते हैं. Promoting growth, controlling unemployment and targeting a stable inflation system. Next हम बात करते हैं इसके features क्या क्या हैं, मतलब functions क्या क्या हैं of RBI या फिर central bank बोल सकते हैं. Issuer of currency है, right? Only central bank has the authority to issue currency and therefore it has authority to increase money supply. RBI issues all currency notes above rupee 1 denomination. So यहाँ पे आपको याद रखना है कि all coins and currency notes of rupee 1, सारे coins और 1 रुपए का नोट are printed by Ministry of Finance. So RBI issues all currency notes above rupee 1 denomination. ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट RBI का जो फंक्शन है वो है टू इंक्रीज द मनी सप्लाई. वो ऐसा कैसे करता है? बाय एडिंग टू द बेस मनी M0. बेस मनी हम M0 को बोलते हैं, दैट मीन्स करेंसी विथ पब्लिक एंड रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक विथ सेंट्रल बैंक, दैट इज RBI. मैंने आपको बताया था M3 इज यूज्ड बाय RBI फॉर पॉलिसी पर्पसेस, राइट? सो वही हम देख रहे हैं. RBI इंक्रीज करता है मनी सप्लाई by M3. M3 is equals to money multiplier into base money. KMNO इसका फॉर्मूला है, चाहे तो याद रख सकते हैं, काम नहीं आएगा कभी. Money multiplier is a constant that shows amount of increase in money supply if base money, अगर बेस मनी को हम बढ़ा देते हैं रुपी 1 से, इट शोज अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन मनी सप्लाई. इतना ही याद रख लेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी. इट शोज अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन मनी सप्लाई. आप ये समझिए, अगर लोगों के पास ज़्यादा बैंकिंग हैबिट्स होंगी, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर लोगों की ज़्यादा बैंकिंग हैबिट्स होंगी तो वो डिपॉजिट ज़्यादा करेंगे. सो उसको बैंक क्या कर पाएगा? उसको आगे और पास आउट करके लोन उसके दे के और मल्टीप्लाई कर पाएगा. सो आप ऐसे ही समझ लीजिए, मनी मल्टीप्लायर शोज अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन मनी सप्लाई. सो रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो क्या होता है? जो टोटल डिपॉजिट दैट अ बैंक हैज़ टू कीप विथ RBI, सारे डिपॉजिट्स जो बैंक रखता है RBI के साथ, इसको हम कहते हैं रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो. रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो अगर बढ़ेगा सो इसका मतलब क्या होगा? मनी मल्टीप्लायर विल फॉल. अगर RBI बोलेगा मेरे पास आप ज़्यादा रिजर्व्स अपने जमा करो, सो बैंक के पास क्या होगी? लिक्विडिटी कम हो जाएगी, वो ज़्यादा अपने पैसों को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, ज़्यादा डिपॉजिट्स नहीं आएंगे. क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा. क्यों? क्योंकि उसको ऑलरेडी RBI के पास ज़्यादा रिजर्व जमा करने पड़ रहे हैं, सो लिक्विडिटी कम है. सो अगर उसके बाद और क्या देख सकते हैं हम? अगर पीपल होल्ड मोर कैश, सो मनी मल्टीप्लायर फॉल्स. क्यों? आप इतना बस याद रखिए कि अगर लोगों की बैंकिंग हैबिट ज़्यादा होंगी, वो ज़्यादा डिपॉजिट करेंगे, सो उसको ज़्यादा मल्टीप्लाई कर पाएगी वो. इतना ही आप समझ लीजिए, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा. पीपल अगर हाथ में ज़्यादा कैश रखेंगे, मनी मल्टीप्लायर विल फॉल. अगर बैंक के पास पैसे कम पड़ेंगे, सो मनी मल्टीप्लायर विल फॉल. क्यों? क्योंकि वो आगे उसको मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा है. ऐसे ही समझ लीजिए, इतना काफ़ी होता है. नेक्स्ट RBI का जो फंक्शन है वो है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर का. एज अ बैंकर टू द कमर्शियल बैंक, RBI गिव्स देम लोन. RBI कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है अगर उनके पास लिक्विडिटी शॉर्टेज हो जाता है. वो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट. RBI एक्सेप्ट भी करता है डिपॉजिट एज रिजर्व्स इफ दे हैव एक्सेस लिक्विडिटी. अगर बैंक्स के पास ज़्यादा एक्सेस में लिक्विडिटी आ गई, सो वो एक्सेप्ट भी करता है डिपॉजिट. आगे हम पढ़ेंगे वो कैसे ये सब चीज़ों को कंट्रोल करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है. रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो आपने देखा कि टोटल डिपॉजिट्स ऑफ बैंक दैट हैज़ टू कीप विथ RBI, सारे डिपॉजिट्स जो बैंक अपने RBI के पास रखता है. सो ऐसे ही वो RBI एक्सेप्ट्स डिपॉजिट टू सक लिक्विडिटी. इट ऑल्सो एक्ट्स एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फॉर द बैंक्स. इसका मतलब ये है, इफ अ बैंक फेसेस बैंक्रप्सी एंड नो अदर बैंक इज विलिंग टू लेंड टू इट एनी मोर, सो RBI गिव्स देम लोन टू सेव इट फ्रॉम बैंक्रप्सी.
सो इसीलिए इसको बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर भी कहा जाता है। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है आरबीआई एक्ट्स एज बैंकर टू द गवर्नमेंट, है ना। इट मैनेजेस लोन्स ऑफ द गवर्नमेंट, इट रेगुलेट्स मॉनेटरी सिस्टम, इट डिटरमाइंस द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट लोन्स बाय गवर्नमेंट एंड टाइमिंग ऑफ रेजिंग न्यू लोन्स। In 1997, it was decided that ad hoc treasury bill will be discontinued. 1997 से treasury bills को ad hoc treasury bills को discontinue कर दिया गया and RBI will print money only in fixed amount for government. RBI सिर्फ एक fixed amount में money print करेगा। 1997 में ये सब चीज़ें हुई थी जब ad hoc treasury bill को discontinue कर दिया गया था और RBI को बोला गया था कि it will print only fixed amount of money for the government which is determined by system of ways and means advances। और अगर गवर्नमेंट को और ज़्यादा लोन की ज़रूरत है, अगर गवर्नमेंट को और पैसों की ज़रूरत है तो उसको कहाँ से लेना पड़ेगा? मार्केट से। गवर्नमेंट कैसे लेती है लोन मार्केट से? गवर्नमेंट टेक्स बोथ शॉर्ट टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम द मार्केट। सो गवर्नमेंट ये करती है थ्रू एजेंसी ऑफ आरबीआई। गवर्नमेंट कैन टेक लोन्स थ्रू ट्रेजरी बिल्स ऑफ सिक्योरिटीज एंड डेटेड सिक्योरिटीज। ट्रेजरी बिल्स ऑफ सिक्योरिटीज में आपको याद रखना है दे आर जीरो कूपन बॉन्ड्स। और क्या आप याद रखेंगे कि दे आर इशूड बाय गवर्नमेंट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज टू टेक शॉर्ट टर्म लोन। ट्रेजरी बिल्स शॉर्ट टर्म लोन, जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं, इशू कितने दिन के लिए करे जाते हैं? 91 डेज, 182 डेज एंड 364 days to take short term loans from the market। और आपको एक और चीज़ याद रखनी है, स्टेट गवर्नमेंट cannot issue treasury bill। एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं, RBI cannot buy treasury bills from प्राइमरी मार्केट से RBI ये ट्रेजरी बिल्स को बाय नहीं कर सकता। और क्या आपको याद रखना है? स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट इशू ट्रेजरी बिल्स। और क्या याद रख सकते हैं? डेटेड सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म लोन्स लेने के काम आता है गवर्नमेंट के, लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए थ्रू डेटेड सिक्योरिटीज, और इन्हें लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स भी कहा जाता है विथ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ मोर देन वन ईयर। RBI is allowed to buy this bond and arrange long-term loans for the government। याद रखें, डेटेड सिक्योरिटी हमने देखा लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए काम आता है। और क्या देखा हमने? पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। RBI is allowed to buy this bond and arrange long-term loans for the government। RBI के फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं। हमने फर्स्ट फंक्शन देखा, इशूअर ऑफ करेंसी है, इंक्रीज मनी सप्लाई, M3 का यूज करता है। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। RBI एक्ट एज बैंकर टू द गवर्नमेंट, राइट। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन इज क्लियरिंग हाउस फंक्शन। तो इंश्योर करता है, RBI ensures all transaction between banks are settled on the same day। So next function is clearing house function। RBI makes sure that all transactions between banks are settled on the same day through deposits and finance clearing house limited। इसके थ्रू RBI ensure करता है कि all the transactions between banks are settled on the same day through deposits and finance clearing house limited। Custodian of foreign exchange है। All the inflow and outflow of foreign exchange through the country is managed by RBI। Foreign exchange rate does not fluctuate in the economy। So ये सारे कुछ फंक्शंस थे। एक और फंक्शन आप देख सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है लिक्विडिटी मैनेजमेंट फंक्शन और क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन। मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल, अंडर मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल RBI फंक्शंस एज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। दो टूल्स यूज करता है RBI फॉर कंट्रोलिंग क्रेडिट। पहला है क्वांटिटेटिव टूल्स, इसमें क्या क्या आ जाता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसके अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो कंसिस्ट करता है रेपो रेट को, रिवर्स रेपो रेट और MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और इसमें क्या आ जाता है? क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर
ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट और रिजर्व रेशियो। इसके अंडर आ जाएंगे CRR एंड SLR। CRR से मतलब है कैश रिजर्व रेशियो और SLR से स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सो ये सारी चीज़ें कंसिस्ट करता है क्वांटिटेटिव टूल्स, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट एंड रिजर्व रेशियो, CRR एंड SLR। सो हम इसकी बात करते हैं थोड़े अच्छे से। ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसमें क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल यूज्ड बाय RBI। इट मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लाइक ट्रेजरी बिल्स, डेटेड सिक्योरिटीज, ये सब चीजें बाय RBI इन ओपन मार्केट, इसीलिए नाम भी पड़ गया है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लाइक ट्रेजरी बिल्स, डेटेड सिक्योरिटीज बाय RBI इन ओपन मार्केट। इफ RBI want to increase money supply, उसको कहा जाएगा एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब RBI बाय करता है या परचेस करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। इससे क्या होता है? मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है। और वैसे ही अगर उसको सप्लाई कम करनी होगी सो वो यूज करता है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें RBI क्या करेगा? इट विल सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अपने सेल करेगा सो क्या हो रहा है? मार्केट से जो भी कैश है या फिर लिक्विडिटी है वो RBI सक कर रहा है। कैसे? बाय सेलिंग और गिविंग देम सिक्योरिटी एंड टेकिंग बैक द मनी और कैश। सो ये होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन इज गवर्न्ड बाय RBI थ्रू लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। वो कंसिस्ट करता है, LAF कंसिस्ट ऑफ रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड MSF रेट। सो क्या होता है रेपो रेट? रेपो रेट का मतलब होता है रीपरचेस ऑब्लिगेशन। सो रेपो रेट में क्या होता है? बैंक्स टेक मनी फ्रॉम RBI। बैंक्स टेक मनी, बैंक्स वाले कमर्शियल बैंक्स लोन लेते हैं या पैसे लेते हैं RBI से। इफ RBI वांट टू इंक्रीज लिक्विडिटी, रेपो रेट इज रिड्यूस्ड। रेपो रेट को RBI कम कर देती है। कम करेगी तो क्या होगा? बैंक्स ज्यादा पैसे लेंगे RBI से, सो उससे क्या होगा? लिक्विडिटी बढ़ेगी। और इफ RBI wants to decrease liquidity, it will increase और RBI will increase its repo rate। रेपो रेट में क्या होगा? उसके बाद रेपो रेट अगर वो बढ़ा देगा सो बैंक्स मनी या पैसे कम लेंगे RBI से, सो उससे क्या हो जाएगी? लिक्विडिटी कम हो जाएगी। सो रिवर्स रेपो रेट में आपको याद रखना है द रेट एट विच RBI बोरोज फ्रॉम कमर्शियल बैंक। RBI कमर्शियल बैंक से पैसे लेता है। सो बैंक्स पार्क सरप्लस मनी with RBI and earn interest on them. RBI will borrow from commercial banks. It is used, reverse repo rate is used by RBI to control money supply. Next is MSF rate. MSF मतलब marginal standing facility. एक और चीज आपको याद रखनी है, रिवर्स रेपो रेट ऑलवेज रिमेन्स 0.65% बिलो रेपो रेट। 0.65% कम रहता है रेपो रेट से। नेक्स्ट इज MSF रेट। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय RBI इन 2011 टू क्रिएट एन एक्स्ट्रा विंडो फॉर बैंक्स टू बोरो फ्रॉम RBI। एक एक्स्ट्रा विंडो मिल जाता था बैंक्स को कि वो पैसे ले सकें RBI से। आपको ये चीज याद रखनी है कि MSF ऑलवेज रिमेन्स 0.25% अबव रेपो रेट। 0.25% above repo rate. Reverse repo rate always remains 0.65% below repo rate and MSF rate always remains 0.25% above repo rate. So ये दो चीज़ आपको अच्छे से दिमाग में रखनी है। MSF रेट को इंडिया में पेनाल्टी रेट भी कहा जाता है। पेनाल्टी रेट, ठीक है। मैंने आपको बताया था क्वांटिटेटिव टूल्स कंसिस्ट ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट एंड रिजर्व रेशियो। बैंक रेट में क्या होता है? RBI lends to banks for long term and in some cases even without any security. So अगर RBI को लिक्विडिटी कम करनी होगी सो क्या करेगा वो? इट विल इंक्रीज बैंक रेट। अगर लिक्विडिटी कम करनी होगी सो RBI विल इंक्रीज बैंक रेट। सो इससे क्या होगा? बैंक्स लोग लोन कम ले पाएंगे RBI से। क्यों? क्योंकि इन्होंने बैंक रेट बढ़ा दिया। अगर उसे लिक्विडिटी कम करनी है सो इट विल इंक्रीज बैंक रेट। सो इससे क्या होगा? बैंक्स कम लोन लेंगे। RBI लेंड करता है बैंक्स को फॉर लॉन्ग टर्म एंड इन सम केसेस इवन विदाउट सिक्योरिटी। अगर बैंक रेट बढ़ जाएगा सो बैंक्स कम लोन लेंगी RBI से। आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि बैंक रेट इज ऑलवेज अबव मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और MSF रेट। चेंजिंग रिजर्व रेशियो, इसमें आ जाता है कैश रिजर्व रेशियो CRR
प्रपोर्शन ऑफ एनडीटीएल दैट अ बैंक हैज टू कीप इन फॉर्म ऑफ कैश विद आरबीआई, कैश के फॉर्म में, कैश रिजर्व रेशियो मतलब कैश के फॉर्म में, प्रपोर्शन ऑफ एनडीटीएल, एनडीटीएल का मतलब क्या होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, इट रेफर्स टू ऑल डिमांड डिपॉजिट्स, ऑल डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम और फिक्स्ड डिपॉजिट्स दैट अ बैंक रिसीव्स, है ना, सारे डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम और फिक्स डिपॉजिट जो भी बैंक रिसीव करता है उसका एक प्रपोर्शन बैंक हैज टू कीप इन फॉर्म ऑफ कैश विद आरबीआई। सो अगर आरबीआई को लिक्विडिटी बढ़ानी होगी, अगर आरबीआई को लिक्विडिटी बढ़ानी होगी, सो आरबीआई विल रिड्यूस सीआरआर, सीआरआर रिड्यूस होगा तो क्या होगा, कैश जो बैंक को रखना पड़ता है आरबीआई के पास, जो भी एनडीटीएल दैट अ बैंक हैज टू कीप इन फॉर्म ऑफ कैश विद आरबीआई, वो उसको कम रखना पड़ेगा। सो इससे क्या होगा, बैंक के पास लिक्विडिटी ज्यादा हो जाएगी, टू इंक्रीज लिक्विडिटी। और अगर आरबीआई को लिक्विडिटी कम करनी होगी, सो क्या करेगा वो, इट विल इंक्रीज सीआरआर, सीआरआर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, बैंक को ज्यादा कैश रखना पड़ेगा आरबीआई के पास। सो इससे क्या होगा, बैंक के पास लिक्विडिटी कम हो जाएगी या कैश अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। सो इससे वो कंट्रोल करेंगे लिक्विडिटी। नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या होता है, बैंक हैज टू कीप proportion of total deposits in form of assets like gold and cash, securities approved by Indian government, gold valued at the price not exceeding the current price, gold valued at a price not exceeding the current price। so आपको ये ध्यान में अच्छे से रखना है कि क्या क्या एसेट्स आते हैं एसएलआर के अंडर में, गोल्ड एंड कैश, सिक्योरिटीज अप्रूव्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट, गोल्ड वैल्यूड एट अ प्राइस नॉट एक्सीडिंग द करंट प्राइस। सो अगर आरबीआई को लिक्विडिटी बढ़ानी होगी, सो इट विल रिड्यूस द एसएलआर। सो हमने देखा कुछ क्वांटिटेटिव टूल्स लाइक ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसमें हमने देखा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड एमएसएफ रेट, बैंक रेट हमने देख लिया, और चेंजिंग रिजर्व रेशियो में आ जाता है सीआरआर और एसएलआर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिटेटिव टूल्स की। क्वालिटेटिव टूल्स इसमें क्या क्या आ जाता है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट और मार्जिन रिक्वायरमेंट। इसका मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ कोलैटरल ए बोरोवर हैज टू कीप विद बैंक, अमाउंट ऑफ कोलैटरल और सिक्योरिटी भी बोल सकते हैं आप, दैट अ बोरोवर हैज टू कीप विद बैंक। अगर आरबीआई को लिक्विडिटी कम करनी होगी, या यहाँ पे लिखा है बढ़ानी होगी, तो बढ़ानी वाला एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आरबीआई को लिक्विडिटी बढ़ानी होगी, सो मार्जिनल रिक्वायरमेंट इज रिड्यूस्ड, मार्जिनल रिक्वायरमेंट इज रिड्यूस्ड। अगर आरबीआई को लिक्विडिटी कम करनी होगी, सो वो क्या करेगा, कोलैटरल को बढ़ा देगा या फिर मार्जिनल रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा, अमाउंट ऑफ कोलैटरल को बढ़ा देगा जो बोरोवर को रखनी पड़ती है बैंक के साथ अगर आरबीआई को कम करनी होगी लिक्विडिटी। सो वैसे ही है मोरल सुएशन। मोरल सुएशन में क्या होता है, अफेक्टिंग डायरेक्शन ऑफ लैंडिंग। आरबीआई गिव्स इनफॉर्मल मैसेज टू द बैंक्स रिगार्डिंग लेंडिंग टू अ पर्टिकुलर सेक्टर। एक पर्टिकुलर सेक्टर की तरफ इनफॉर्मल मैसेज देता है कौन, आरबीआई, किसको, बैंक्स को, रिगार्डिंग लेंडिंग टू अ पर्टिकुलर सेक्टर और बोरोइंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेक्टर। It has no legal backing. It is used by RBI to obtain commercial bank in line with its broader objective. So हमने क्या देखा, मोरल सुएशन और मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब, अगर आरबीआई को बढ़ानी होगी लिक्विडिटी तो वो क्या करेगा, मार्जिनल रिक्वायरमेंट कम कर देगा। इससे क्या होगा, लोगों को कोलैटरल कम रखना पड़ेगा बैंक के पास, सो वो लोन ज्यादा ले सकते हैं। मोरल सुएशन क्या होता है, अफेक्टिंग डायरेक्शन ऑफ लेंडिंग। इट गिव्स इनफॉर्मल मैसेज टू दी बैंक्स रिगार्डिंग लेंडिंग टू अ पर्टिकुलर सेक्टर और बोरोइंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेक्टर। इट हैज नो लीगल बैकिंग। नेक्स्ट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, PSL, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। इसका भी एक ही काम है, अफेक्टिंग डायरेक्शन ऑफ लेंडिंग। बैंक हैज टू कीप 40% of their total loans to be given to a particular sector as designated by RBI। ये एग्रीकल्चर हो सकता है, ये MSMEs के लिए हो सकता है, राइट। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, किसी प्रायोरिटी सेक्टर को हमको ज्यादा लेंड करना है। बैंक हैज टू कीप 40% ऑफ देयर टोटल लोन्स टू बी गिवन टू अ पर्टिकुलर सेक्टर एज डिजिग्नेटेड बाय RBI। नेक्स्ट कुछ और पॉलिसी टूल्स की बात करें, सो ऑपरेशन ट्विस्ट। RBI will sell government securities in short term and with repurchase obligation in long term। इसका मतलब होता है ऑपरेशन ट्विस्ट में क्या करता है, RBI plans to put money in market in the long run, giving confidence to long term investors। TLTRO, targeted long term repo operation। RBI has allowed commercial banks to borrow money for 1 to 3 years time period
from repo window. If they are going to lend this money to a targeted sector, RBI allowed commercial बैंक कि आप पैसे ले लो 1 से 3 साल के लिए, पर फ्रॉम रेपो विंडो भी आपको याद रखना जरूरी है, आप रेपो विंडो से 1 से 3 साल के लिए पैसे ले लो अगर आप ये पैसों को टारगेटेड सेक्टर पे लेंड करने वाले हो, लाइक MSMEs, स्मॉल ट्रेडर्स भी आप ले सकते हैं, NBFC भी आप ले सकते हैं, आप रियल एस्टेट ले सकते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर ले सकते हैं, राइट, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन. नेक्स्ट इज GSAP और गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम. क्वांटिटेटिव ईजिंग का एग्जाम्पल है प्री अनाउंस्ड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द मार्केट. अंडर GSAP, RBI announced that it will buy 2 lakh crore government securities from the market. It is typical example of quantitative easing, pre-announced purchase of government securities from the market, which informs all participants that there will be sufficient liquidity flow in the market. जैसा कि मैंने आपको बताया था, ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई क्या करता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. अगर आरबीआई को अपनी मनी सप्लाई बढ़ाना है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं जिसको, सो वो क्या करेगा, बाय करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. उससे क्या होगा, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी. सो GSAP हमने कवर कर लिया, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स हमने देख लिए. सो नेक्स्ट बात करते हैं 2010 और 2012 के टाइम पीरियड में क्या हुआ था. इंडिया हैड वेरी हाई इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था. सो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने अपॉइंट किया एक कमिटी अंडर उर्जित पटेल. उसने क्या किया, रिकमेंडेड पॉलिसी टारगेट फॉर आरबीआई टू कीप इन्फ्लेशन विद इन टारगेटेड वैल्यू. सो इसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट शुड फिक्स एन इन्फ्लेशन टारगेट ऑफ 4 ± 2. 4 ± 2 मतलब 2 से 6 के बीच आपका इन्फ्लेशन रहना चाहिए. एंड देयर विल बी a monetary policy committee which will be appointed by government with 3 members of RBI and 3 nominated by government. Benefits क्या क्या हैं, singular target, RBI can focus on inflation, ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाएगा RBI इन्फ्लेशन के ऊपर. Flexibility, using both money supply and interest rate एज मॉनेटरी टूल. ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, यूजिंग बोथ मनी सप्लाई एंड क्या था, इंटरेस्ट रेट एज मॉनेटरी टूल. नेक्स्ट इज इट विल डिस्करेज स्पेक्यूलेशन. कुछ चैलेंजेस होंगे, चैलेंजेस में आ जाएगा, आपको ये चीज याद रखनी है कि आरबीआई कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन फ्रॉम डिमांड साइड. इट कैन नॉट कंट्रोल इन्फ्लेशन फ्रॉम सप्लाई साइड, कैन नॉट कंट्रोल फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन. क्यों, क्योंकि ये आ जाते हैं सप्लाई साइड में. नेक्स्ट इज कॉम्प्रोमाइजिंग ग्रोथ. और क्या आ जाएगा, इट कैनॉट, आरबीआई कैनॉट कंसंट्रेट ऑन रेगुलर एक्टिविटीज. 3 टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज होते हैं. एक हो जाता है एकोमोडेटिंग डॉविश पॉलिसी, एकोमोडेटिंग या डॉविश पॉलिसी. इसमें क्या होता है, आरबीआई फोकसेस मोर ऑन ग्रोथ. आरबीआई फोकसेस मोर ऑन ग्रोथ बाय प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं और कैश फ्लो बढ़ाते हैं, कीपिंग इन्फ्लेशन इन टारगेटेड रेंज. ये क्या है, एकोमोडेटिंग और डोविश पॉलिसी. नेक्स्ट आ जाती है न्यूट्रल पॉलिसी, कीपिंग ग्रोथ एज इट इज. नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्टिव और हॉकिश पॉलिसी. इसमें क्या होता है, आरबीआई रिस्ट्रिक्ट्स लिक्विडिटी इवन इफ इट रिड्यूसेस ग्रोथ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. एकोमोडेटिंग या डोविश पॉलिसी में हमने क्या देखा, आरबीआई फोकसेस मोर ऑन ग्रोथ. रिस्ट्रिक्टिव या हॉकिश पॉलिसी में हमने क्या देखा, इट रिस्ट्रिक्ट्स लिक्विडिटी इवन इफ इट रिड्यूसेस ग्रोथ. इसमें ग्रोथ कम भी हो जाएगी तो चलेगा, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. एकोमोडेटिंग या डोविश पॉलिसी में क्या होता है, आरबीआई फोकसेस मोर ऑन ग्रोथ, प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा लिक्विडिटी पर कीपिंग इन्फ्लेशन इन टारगेटेड रेंज. न्यूट्रल पॉलिसी में हमने देखा कीपिंग ग्रोथ एज इट इज. सो हमने कुछ देख लिए बेनिफिट्स और कुछ चैलेंजेस ऑफ पॉलिसी टारगेट बाय आरबीआई, फिक्सिंग इन्फ्लेशन विद इन 2 to 6%. नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉन्ड्स की. दीज आर फाइनेंशियल असेट्स और पेपर असेट्स such that they have fixed amount of returns called coupon rate. It can be issued by different institutions like firms, या फिर गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी इशू कर सकती है टू बोरो फंड्स फ्रॉम द मार्केट. आपको एक चीज याद रखनी है कि प्राइस ऑफ बॉन्ड
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यील्ड प्लस रिटर्न प्लस इंटरेस्ट रेट। इसका मतलब क्या है, अगर प्राइस ऑफ बॉन्ड बढ़ेगी सो यील्ड कम होगा, रिटर्न्स कम होंगे, इंटरेस्ट कम होगा। प्राइस ऑफ बॉन्ड कम होगा सो यील्ड बढ़ेगी, रिटर्न बढ़ेगा और इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। ये चीज आपको याद रखनी है, मैं एक बार यहां पर भी लिख देता हूं। प्राइस ऑफ बॉन्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यील्ड प्लस रिटर्न प्लस इंटरेस्ट रेट। ठीक है, सो बॉन्ड्स का हमने क्या देखा, दीज आर फाइनेंशियल एसेट्स और पेपर एसेट्स सच दैट दे हैव फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स कॉल्ड कूपन रेट। They are issued by different institutions like firms, government, municipal corporation भी to borrow funds from the market. ठीक है, these are most secure asset. They are backed by 100% security और collateral भी बोल सकते हो आप. So any default in these bonds means immediate bankruptcy. Any default in these bonds means immediate bankruptcy. So अगर bond price rise करेंगे so क्या होगा, returns या yield fall होगा. आप इसको याद रख सकते हैं. इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा सो क्या होगा, यील्ड ऑफ बॉन्ड भी बढ़ेगा. अगर बॉन्ड का प्राइस ऑफ बॉन्ड कम होगा सो इट विल लीड टू राइज इन कूपन रेट या रिटर्न्स. ऑल इंटरेस्ट रेट्स इन द इकोनॉमी, लेंडिंग रेट, डिपॉजिट रेट्स आर डायरेक्टली लिंक्ड टू यील्ड ऑफ बॉन्ड. ठीक है, बॉन्ड हमने देख लिया, फाइनेंशियल एसेट्स या पेपर एसेट्स, मोस्ट सिक्योर एसेट है, बैक्ड बाय 100% सिक्योरिटी. एनी डिफॉल्ट इन दिस बॉन्ड्स मींस इमीडिएट बैंक्रप्सी. ये आपको याद रख लेना है. सो इससे ये सब चीजें ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी. और क्या आप याद रख सकते हैं, एज बॉन्ड प्राइस राइजेस यील्ड्स और रिटर्न फॉल्स. क्या है मतलब इसका, सिंस कूपन वैल्यू ऑफ बॉन्ड रिमेन्स कांस्टेंट, जो कूपन वैल्यू है वो कांस्टेंट ही रहती है. सो अगर आप बाय करते हैं बॉन्ड्स को हायर प्राइस में सो रेट ऑफ रिटर्न वैसे ही कम हो जाता है. अगर आप 90 रुपए का कोई बॉन्ड खरीद रहे हैं, है ना, और इसमें कूपन वैल्यू है 100 रुपए, सो अगर आप जितने ज्यादा महंगे में खरीदेंगे उतना रिटर्न या उतना बॉन्ड का रिटर्न कम होता जाएगा. राइट, जितने ज्यादा में आप खरीदेंगे, अगर ये आप ये 99 में खरीदेंगे सो आपको 1 रुपए का प्रॉफिट होगा. उसके बाद आ जाता है एनईएफटी. एनईएफटी क्या होते हैं, एनईएफटी आर यूज फॉर फंड ट्रांसफर. राइट, 24/7 है, पैन इंडिया कवरेज है, सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम, ऑनलाइन, ऑपरेटेड बाय आरबीआई. ठीक है, इसके बाद क्या है, भारतीय आरबीआई नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, BRBNMPL, भारतीय आरबीआई नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड. इट इज होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ आरबीआई. आपको ये याद रखना है, इट इज होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ आरबीआई. इट सेटअप वर्णिका सेटअप किया इन्होंने, एनहांसिंग द सिक्योरिटी ऑफ बैंक नोट, boosting Make in India initiative. It ensures that the entire requirement of banknote printing ink is produced in the house. Varnika. Next, it resulted in cost efficiency and self-sufficiency in banknote ink production. Varnika, आप याद रखें, ink production से related है. This Varnika manufacture color shift intaglio ink, CSIT color shift intaglio ink. सो क्या हमने देखा, भारतीय आरबीआई नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, दे सेट अप वर्णिका. इट इज होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ आरबीआई टू एनहांस सिक्योरिटी ऑफ बैंक नोट्स एंड टू बूस्ट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव. इट एंश्योर्स दैट एंटायर रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक नोट प्रिंटिंग इंक is produced in the house, resulted in cost efficiency and self-sufficiency in banknote ink production. Manufacture color shift intaglio ink, CSIT. Next is speculative demand for money. Speculative demand for money. If bond price is high and interest rate is low, people will hold money in their hand waiting for bond price to fall. Speculative demand अगर ज़्यादा होगी so interest rate is low. वैसे ही अगर speculative demand is low then interest rate will be high. Speculative demand for money हमने बहुत बार देखा है. Bond prices high and interest rate is low, people will hold money in their hand waiting for bond prices to fall. So उसके बाद वो buy करेंगे. Speculative demand is high when interest rate is low. Speculative demand is low when interest rate is high. Liquidity trap क्या होता है? It is extreme situation, एक extreme situation है of
very low interest rate, near to zero, when all people in the economy wait or expect bond prices to fall in future. अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर बॉन्ड प्राइस कम होगा, सो इसका ये होता कब है? दिस हैपन्स इन केस ऑफ वेरी नेगेटिव सेंटिमेंट्स इन द मार्केट, लाइक रिसेशन या फिर सब प्राइम क्राइसिस जो हमने देखा था लास्ट वीडियो में, राइट? लिक्विडिटी ट्रैप. सो इसमें क्या होता है? द मॉनेटरी पॉलिसी, जो भी मॉनेटरी पॉलिसी रहती है आरबीआई की, इज फुली इनइफेक्टिव. क्यों? बिकॉज इवन इफ मनी सप्लाई इज इंक्रीज, मनी सप्लाई अगर हम बढ़ा भी देंगे, देर इज नो चेंज, देर इज नो इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड में हमको या फिर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में हमको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि पीपल विल होल्ड मनी फॉर स्पेक्यूलेटिव पर्पस. स्पेक्यूलेटिव मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन. आप याद रखो, स्पेक्यूलेटिव का मतलब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन. अगर हमको लगता है कि आगे चल के उस बॉन्ड की प्राइस बढ़ने वाली है, सो हम क्या करते हैं? वेट करते हैं, अपने पास कैश अवेलेबल रखते हैं कि हम जब टाइम आए तो उसको बाय कर पाए. फ्यूचर एक्सपेक्टेशन. सो मैंने क्या बोला? द मॉनेटरी पॉलिसी बिकम्स फुली इनइफेक्टिव बिकॉज इवन इफ मनी सप्लाई इज इंक्रीज्ड, है ना, इवन इफ मनी सप्लाई इज इंक्रीज, देर इज नो इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड. क्यों? क्योंकि पीपल होल्ड मनी फॉर स्पेक्यूलेटिव पर्पस. ठीक है, सो बस यही था. नेक्स्ट इज एक्शनरी फिस्कल पॉलिसी. जैसा कि मैंने बताया था, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होती है जिसमें क्या होता है? आरबीआई वांट्स टू इंक्रीज लिक्विडिटी. कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है? इट रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ एग्रीगेट डिमांड. RBI will suck कैश फ्लो या फिर लिक्विडिटी बोल लो आप. कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ एग्रीगेट डिमांड बाय डिक्रीजिंग कंजम्पशन, डिक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंटल स्पेंडिंग. ये हो सकता है इधर थ्रू गवर्नमेंट विल स्पेंड लेस और इट विल इंक्रीज टैक्सेस. Decrease in fiscal deficit is an indicator of contractionary fiscal policy. Consumption increases. आपको याद रखना है कि consumption increase होता है with expansionary fiscal policy. So मिलते हैं अगले वीडियो पे. तब तक के लिए all the best. I hope आप सभी की प्रेपरेशन बहुत अच्छी चल रही है. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डेली वीडियोस अपलोड कर पाऊँ इकोनॉमी के, जितने जल्दी हम सब ख़त्म कर पाएँ अच्छी बात है, ताकि और भी चीज़ें कंप्लीट करनी है वो हम ख़त्म कर पाएँ. टाइम ज़्यादा मिल नहीं पाता वीडियोस बनाने का. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वीडियोस बनाते रहूँ डेली बेसिस पे, और जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा बना के जल्दी इकोनॉमी भी ख़त्म कर लूँ. जैसा कि मैंने आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट और मॉडर्न पॉलिटी, मैपिंग वगैरह एक्सेट्रा वाली चीज़ें मैंने ख़त्म करी है. बनाना मेरे लिए भी आसान नहीं है, मतलब मुझे भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है अभी. कोई नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो पे. तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.